लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ में लोहिया अस्पताल परिसर में युवक की हत्या हो गई है। सिपाही ने युवक को गोली मारी है। प्रवीण सिंह नाम के शख्स के सिर में गोली मारी। आरोपी सिपाही ने थाने में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, लोहिया अस्पताल परिसर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है और युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक सिपाही ने की है। सिर में गोली मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गोमती नगर जैसे सबसे पॉश इलाके में ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे होंगे और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। कानून व्यवस्था भी एक बार फिर से कटघरे में आकर खड़ी हो जाएगी। विवेक मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, कैसे कब इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी प्राची, देखिए आधे घंटे पहले की ये बात है जब लोहिया अस्पताल का जो आवासीय परिसर है उसके जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर दोनों सिपाही और युवक के बीच में विवाद हुआ। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सिपाही ने तमंचा निकाल के उसको गोली मार दी। गोली उसके सर पे लगी है, मौके पर ही मौत हो गई। हम आपको बता दें कि जो आरोपी सिपाही है आशीष मिश्रा, उसका नाम बताया जा रहा है और वो सीतापुर में ही तैनात है। जो मरने वाला है वो प्रवीण सिंह है, वो भी सीतापुर का ही है। जो अभी इंटरोगेशन चल रहा है सिपाही से, विभूतिगंज थाने में हम खड़े हैं, समय परिसर में ही खड़े हैं और यहाँ पर सिपाही से पूछताछ चल रही है। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर भी आए हुए हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। ये बताया है सिपाही ने कि जो अस्पताल में एक कोई आरोपी भर्ती है जिसका बेटा था प्रवीण और उसके बेटे से कुछ विवाद चल रहा था। ये क्या विवाद था, हालांकि क्या हालात रहे और कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विवेक। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर का। बात करते हैं यूपी में हुई सबसे बड़ी सियासी हलचल की, जो जुड़ी हुई है जितिन प्रसाद से। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है और जितिन प्रसाद के इस कदम की वजह से कांग्रेस की साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को करारा झटका लगा है। हम आपको इस वक्त एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जितिन प्रसाद के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की है, जहां पर पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता की शपथ दिलाई। दूसरी तस्वीर जितिन प्रसाद के घर की है, जिसकी रंगत अब बदल चुकी है और उनके घर और गाड़ियों पर लगे कांग्रेस के झंडे उतारकर भाजपा के झंडे लगा दिए गए हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की, जिन्होंने जितिन प्रसाद को विश्वासघाती करार दिया है। तो ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि यूपी में सियासी समीकरण किस तरह से करवट ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थामने के साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। हम आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर जितिन प्रसाद और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई है। वहीं दूसरी तस्वीर जितिन प्रसाद की भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ मुलाकात की है। जितिन प्रसाद ने JP नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की।
और जितिन प्रसाद को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विधान परिषद भेजे जा सकते हैं जितिन प्रसाद। 5 जुलाई को विधान परिषद में 4 सीटें खाली होने वाली हैं। जितिन को विधान परिषद भेज सकती है बीजेपी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सीएम योगी ने बीजेपी में जितिन प्रसाद का स्वागत किया है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जितिन प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2022 के लिहाज से ये जो मूव है ये काफी अहम समझा जा रहा है और जितिन प्रसाद का भारतीय जनता पार्टी में आना बहुत अहम समझा जा रहा है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विधान परिषद भेजा जा सकता है जितिन प्रसाद को। हालांकि अभी ये तमाम अटकलें हैं, कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके खुशी जाहिर की है और स्वागत किया है जितिन प्रसाद का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। आप वो ट्वीट भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस छोड़कर भाजपा के वृहद परिवार में शामिल होने पर श्री जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है और मुख्यमंत्री ने जब स्वागत किया तो जितिन प्रसाद ने भी शुक्रिया जरूर कहा है इस ट्वीट पर। देखिए, मेरे आज भाजपा परिवार में सम्मिलित होने पर यह ट्वीट किया है। आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक आभार। ये जितिन प्रसाद का ट्वीट है। पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो जितिन प्रसाद जो कि दिग्गज नेता हैं उत्तर प्रदेश के, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा हैं। आज उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट है, यूपी भाजपा अध्यक्ष, जिन्होंने भी इस ट्वीट के जरिए जितिन प्रसाद का भाजपा में स्वागत किया है। अब देखिए, बीजेपी ने जितिन पर दाव क्यों लगाया, इसे जानने की दिलचस्पी सब में है। आपको बता दें कि बीजेपी ने खुले दिल से जितिन प्रसाद का स्वागत किया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। अंदर खाने खबर है कि बीजेपी से ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका नाराज है। ऐसे में बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल कराकर ब्राह्मणों के बीच बड़ा संदेश देना चाहती है। ये अटकलें लग रही हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक जो खबरें मिल रही थी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था, वो ये था कि एक तबका है ब्राह्मणों का जो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज हो गया है और अब उसे ही साधने की कोशिश की जाएगी। अब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में गए जितिन प्रसाद पर कांग्रेस से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने कहा है कि पार्टी महज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। कुछ तो गलती हो रही है जिसकी वजह से पार्टी के नेता पार्टी को छोड़े जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अगर कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होती तो ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो इतने वरिष्ठ और अच्छे नेता उन्होंने खोए हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वो सिंधिया जी हों, अब जितिन भैया का जो पता चला है, क्यों ऐसे इतने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं। यूथ लीडर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं ये नेता। तो कहीं ना कहीं ये बस एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। इनको मंथन करना चाहिए, क्यों हमारे इतने अच्छे अच्छे नेता हमको छोड़ के जा रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं संगठन में, प्रदेश में, कि जो हम इतने अच्छे अच्छे नेता खोते जा रहे हैं अपने पार्टी पोल से। हम चाहते हैं कि प्रियंका गांधी देश का चेहरा बने। देश के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका जी देश की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस गैंग से अगर इस देश की सत्ता को कोई मुक्त कर सकता है तो प्रियंका गांधी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के हाथों में अगर कांग्रेस की कमान आती है तो नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ी चुनौती होगी। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक की तैयारी है। सीएम आवास पर 7:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद बैठक होगी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल इस बैठक में शामिल होंगे। सुनील बंसल वाराणसी से पार्टी लखनऊ पहुंच चुके हैं। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी भी वापस लखनऊ पहुंच गए हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे।
चलिए बढ़ते आगे और अब रुख करते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर का। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरा करने के लिए हाईकोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव पूरा कराने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त मांगा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के वक्त पर कराने की बात कही थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये प्रार्थना पत्र देकर चुनाव संपन्न कराने के लिए 12 जुलाई तक का वक्त मांगा है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ, बदायूं, फर्रुखाबाद के सीएमओ हटाए गए हैं। 3 जिलों में नए सीएमओ की तैनाती की गई है। डॉक्टर विक्रम सिंह को बदायूं के नए सीएमओ बनाया गया है। डॉक्टर अरुण कुमार कानपुर देहात के नए सीएमओ बनाए गए हैं और डॉक्टर सतीश चंद्र अब फर्रुखाबाद के नए सीएमओ होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर के बेहट कस्बे में हैंडपंप उखाड़ना प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है। हालात ये हैं कि हैंडपंप को लेकर सियासत चरम पर है और अब ये मामला दो पक्षों के बीच संघर्ष की वजह भी बन सकता है। दरअसल बेहट कस्बे के मोहल्ला मनीहारान में करीब 40 साल पुराना एक सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था, जिसे एक दुकानदार की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने उखड़वा दिया, जिसके बाद कांग्रेस और सपा के नेताओं ने इसके खिलाफ धरना दिया और 7 जून को हैंडपंप को प्रशासन ने फिर से लगवा दिया। लेकिन इसके बाद बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों ने हैंडपंप लगवाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हैंडपंप लगा तो ये आंदोलन कर देंगे। वहीं 7 जून को बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद भीम आर्मी भी इस लड़ाई में कूद पड़ी और उसके कार्यकर्ता हैंडपंप लगाने की मांग के साथ धरने पर बैठ गए। ये ड्रामा चल ही रहा था कि हैंडपंप हटाने की मांग करने वाले दुकान के मालिक ने वीडियो कॉल के जरिए पलायन की धमकी दे दी। वहीं इसके बाद 8 जून को जब कांग्रेस नेताओं ने देखा कि उनकी मांग प्रशासन ने पूरी नहीं की, तो ये फिर धरना देने के लिए मौके पर बैठ गए। हालांकि इस दौरान पुलिस मुस्तैद थी, जिसने कांग्रेस के 2 नेताओं को मौके से हिरासत पर ले लिया है, लेकिन बावजूद इसके मामला शांत नहीं हो पाया है और अब ये हैंडपंप सहारनपुर जिला प्रशासन के लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। बेहट के माननीय विधायक और सदर के माननीय विधायक और उनके कुछ समर्थक धरना प्रदर्शन के लिए उस पॉइंट पे जा रहे थे और सूचना मिलते ही बेहट पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। रास्ते से ही गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन सहारनपुर ले आई है। पुलिस लाइन में उनको डिटेन करके इसके बाद एडीएम प्रशासन के आदेश के क्रम में उनको व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया है और पकड़ के संबंध में एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात द्वारा इसका वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है। और अब बात आगरा के पारस अस्पताल कांड की। एबीपी गंगा की मुहिम इस मामले में रंग लाई और अब जानलेवा मॉकड्रिल करने वाले पारस अस्पताल को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पारस अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल से सभी 55 मरीजों को शिफ्ट करने के बाद अस्पताल को सील किया गया है। सूत्रों से खबर है कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा नाराज हैं और डीएम से फोन पर बात कर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। सीएम की फटकार के बाद अधिकारियों ने पारस हॉस्पिटल को सील करने का आदेश दिया है। पारस अस्पताल को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। यहां एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यूपी पुलिस में तैनात अशोक कुमार की पत्नी का भी 26 अप्रैल को निधन हुआ था। उनका इस बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। एबीपी गंगा की मुहिम लगातार रंग ला रही है। जिन लोगों ने अस्पताल की लापरवाही से अपनों को खोया है, वो अब अपना पक्ष खुद सामने आकर रख रहे हैं। हमारे साथ इस समय अशोक जी हैं, उनकी बेटी हैं। अशोक जी की पत्नी का देहांत 26 तारीख को इसी पारस अस्पताल में हुआ था और अब उनसे ही बात करते हैं कि क्या वो जिस तरह से वीडियो सामने आई है जिसमें मौत की मॉकड्रिल चलाने की बात अरिंजय जैन जो डॉक्टर कर रहा है, क्या वो जिम्मेदार है या नहीं। आप बताइए अशोक जी, क्या नाम था आपकी वाइफ का, किस तरह से वो बीमार हुई और जो वीडियो जो सामने आया उस पर क्या कहना? वाइफ का नाम मुन्नी देवी था। मैंने 25 तारीख को शाम को उन्हें यहाँ एडमिट किया था क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थी। 10 बजे के करीब जब मैं ऊपर उसमें जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें मैं देख रहा था अपनी बीवी को, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए। कितनी तारीख को बंद कर दिया गया? 26 तारीख को सुबह। तो यानी ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा बंद करने के पीछे बंद क्यों किए गए, इसका कारण क्या था?
जब मुझे 4:30 बजे ये बताया गया ऑक्सीजन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ थी और मेरे सामने भी सिलेंडर आ जा रहे थे। अब पता नहीं। और अब बात कानपुर सड़क हादसे की, जिसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। एक और घायल की मौत के बाद अब आंकड़ा 18 पहुंच गया है। लालेपुर के एक युवक अनिल की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि सचेंडी इलाके में कल रात डबल डेकर बस और टेम्पो की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी 3 लोगों का इलाज हैलेट अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जो यहाँ पे दिवंगत हुए हैं लोग, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं भी प्रशासन के द्वारा की गई हैं। उसके अलावा जो उनको आर्थिक मदद मिलनी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है। उसके अलावा राज्य सरकार की जिस भी योजना से ये लोग आच्छादित हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ इनको दिया जाएगा। लोगों से वार्ता की गई, लोगों को समझाया गया और लोगों को समझ में बात आई है। और जो है यहाँ सभी कुछ सकुशल जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है और लोग जो है अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से लोगों का दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। एक तरफ कानपुर हादसे की तस्वीरें लोगों को झकझोर रही हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ अधिकारियों की लापरवाही गुस्सा भर रही है। तस्वीरें उस वक्त की जब हादसे में मरने वाले 18 लोगों के शवों को हैलेट अस्पताल के मॉर्चुरी लाया गया, जहां अव्यवस्थाओं का आलम नजर आने लगा। एक साथ इतने शव पहुंचने पर जगह कम पड़ गई, जिसके बाद शवों को एक के ऊपर एक रख दिया गया। इन शवों को रखने के लिए मॉर्चुरी के पास डीप फ्रीजर तो छोड़िए, प्लेटफॉर्म तक उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लाशों को मॉर्चुरी में बेतरतीब रखा गया। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि इन्हें हम पूरी तरह से दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इन लाशों के साथ हुई बदसलूकी को बता रहे हैं। जब गाड़ी में भरकर लाशों को हैलेट अस्पताल की मॉर्चुरी में ले जाया गया, तब भी गाड़ी से उतारते वक्त संवेदनहीनता दिखाई गई, जिसकी वजह से लाशें उतारते वक्त जमीन पर गिरी। देखिए तस्वीरें हैं, चूंकि ये तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हो सकती हैं, इसलिए हम स्पष्ट इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए हम इन्हें धुंधली करके आपके सामने रख रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अव्यवस्थाएं कितनी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की मांग पूरे देश में है। हॉस्पिटल में इंजेक्शन की किल्लत है, लेकिन कालाबाजारी करने वाले लोग इसे इंजेक्शन को आसानी से बेच रहे हैं। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग का सरगना वामिक हुसैन समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके तार राम मनोहर लोहिया और केजेएमयू से जुड़े हैं। केजेएमयू के 2 संविदा कर्मचारी इमरान सिद्दीकी और आरिफ भी इस खेल में शामिल थे। गैंग का सरगना वामिक हुसैन 2012 से 2017 तक एरा में एमबीबीएस डॉक्टर था। मौजूदा समय में राम मनोहर लोहिया में रेजिडेंट डॉक्टर है। हालांकि पुलिस ने इनके पास से 18 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 8 मोबाइल, एक किया सेल्टोस और 16,000 रुपए बरामद किए हैं। उधर गैंग का पर्दाफाश करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है। कोरोना की कमजोर पड़ते ही फिर से माफियाओं की शामत आ गई है। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की जमीन को जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर सीज कर दिया है। ये जमीन दक्षिण टोला के दसई पोखरा के पास थी। मुख्तार अंसारी ने अपनी अवैध काली कमाई की मदद से ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। मुख्तार के गुर्गों ने साल 2016 में ठाकुर जी की धार्मिक संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इस जमीन के लिए स्थानीय समाजसेवी उदयलाल गांधी ने डीएम ऑफिस पर इसके खिलाफ महीनों धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उस वक्त के डीएम ने जमीन पर चल रहा अवैध निर्माण रुकवा दिया था। बाद में जानकारी मिली कि निर्माण अंसारी पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। वहीं मुख्तार अंसारी और उसके परिवार पर एक दलित की जमीन कब्जा करने का भी आरोप लगा, जो कि उसने एसबीआई गोदाम बनाने के लिए जबरन कब्जा की थी। 2020 में जमीन की जांच हुई तो मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उसे तुड़वा दिया और जमीन को मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ा लिया। इस तरह से मुख्तार अंसारी की करीब 24 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर है कि जेल में बंद मुख्तार पर प्रशासन की कार्रवाई किसी चाबुक से कम नहीं। शिव की नगरी काशी में गंगा का जल हरा दिखने लगा है, जिसे लेकर प्रशासन के साथ ही वैज्ञानिक और वरिष्ठ चिकित्सक परेशान हैं। गंगा जल का हरा रंग होने की क्या वजह है, ये जानने के लिए जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम गठित करके इसकी जांच करके रिपोर्ट 3 दिन के अंदर देने के लिए निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश कमीशन गंगा बोर्ड की रीजनल ऑफिसर कालिका सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि गंगा का पानी हरा होने के मौजूदा स्थिति में गंगा स्नान ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आपको बता दें कि वाराणसी में 1 महीने के भीतर ये दूसरी बार पानी हरा हुआ है।
हैं।